जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 3 साल यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें। ठीक है, चले आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान। ठीक है, अच्छा, गृह विज्ञान में आपके पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सर जी ये क्या है? तो देखिए, जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा कॉलेज से, प्रवेश पत्र, तो उस पर ही आपके पेपर का नाम लिखा रहता है और इसके आगे डेट लिखा रहेगा कि इस पेपर का एग्ज़ाम कितने तारीख को है। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024 के लिए। एग्ज़ाम 2025 के लिए ये जो क्लास है 2026-2027 एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मॉडल पेपर 3 है, क्लास भी 3 है। इसके पहले और मैंने मॉडल पेपर दिए हैं, क्वेश्चन पेपर दिए हैं। इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। ठीक है, उसमें सारी क्लासेस हैं, तो बाकी क्लासेस भी आप लोग अटेंड कर लेंगे। ठीक है, चले जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसका होम साइंस का पेपर कोड है HSC 101। ठीक है, चले आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा, ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स मिला करके होते हैं, यानी ये 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रत्येक क्लास में होते हैं। ठीक है, अब बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव होंगे? जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, और जैसे हो गया आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, और हो गया आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पर मासूमबारी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बाकी आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में भी, इसमें भी आपके लगभग लगभग ऑब्जेक्टिव ही होंगे। ठीक है, बाकी जितने भी आपके जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है साथियों जहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होंगे। तो लिखित क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है, तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनका लिखित एग्जाम है तुरंत अपना क्वेश्चन पेपर देख लें। जिनका ऑब्जेक्टिव है वो आगे साथ आगे बढ़ें। ठीक है, चले जिनका लिखित है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, विटामिन सी की कमी के कारण है। अच्छा, ये जो जितने प्रश्न मैं इस क्लास में करा रहा हूँ, इस क्लास में आपके 2022 से लेकर के 2024 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 70% प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से रिपीटेड होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें, पहला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी के कारण है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, या फिर बेरी बेरी हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी विटामिन सी की कमी होती है, ठीक है, विटामिन सी यानी खट्टे फलों की जब कमी हो जाती है, और सॉरी जो खट्टे विटामिन होते हैं, जैसे मान लीजिए संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, इन सभी की मात्रा अगर आप नहीं लेंगे तो आपको स्कर्वी नामक रोग हो जाती है। ठीक है, सर जी स्कर्वी क्या होता है? तो इसमें आपके मसूड़े होते हैं ना दांत के ऊपर, ये फूल जाते हैं, इसमें से ब्लड आने लगता है और मुंह बहुत तेज से आपका, ठीक है, गंध आने लगता है, बहुत ही बेकार तरीके से महकता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए विटामिन सी हमारे शरीर के लिए और हमारे दांत के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, विटामिन सी से क्या होता है, इम्यूनी सिस्टम जो होता है आपका इम्यून सिस्टम, वो भी बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया है, वह पदार्थ जो शरीर को विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है कहलाता है। तो वो पोषक तत्व कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर इसे। अच्छा, अगर आपके साथ दोस्त नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पर, क्या करेंगे, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक मोस्टली करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोग इस क्लास को लाइक करेंगे तो यूट्यूब क्या करता है, बाकी बच्चों के पास अपने आप रिकमेंड करता है, भेज देता है। ठीक है, वो जान जाता है इस क्लास को लाइक किया जा रहा है तो इसमें ज़रूर कुछ बात होगी, तभी ये आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी कर देंगे। चलें, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, अस्थि यानी हड्डियों व दांतों को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने वाला खनिज लवण है, कौन है? तो कैल्शियम जो होता है हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा गया है, देखें प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, निम्न में से किसे रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। रक्षात्मक भोज्य पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चौथे का ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे बड़ा ऊर्जा मूल्य प्रदान करता है। तो ये आपका वसा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर जो की पॉइंट दिए गए हैं, अच्छा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपके कॉलेज से संबंधित जो भी अपडेट रहते हैं तुरंत दिए जाते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप में ही आपके कॉलेज से संबंधित अपडेट तुरंत दिए जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके ये जितने भी नोट्स हैं बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, एक भी पैसा आपको देना नहीं है। ठीक है, चले अब बात करें यहाँ पर की पॉइंट की, तो वसा प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। देखें प्रति ग्राम यानी 1 ग्राम जो वसा होता है, ठीक है, इसमें कुल 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा मिलता है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में और प्रोटीन के 1 ग्राम में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये मोस्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है, यानी जो आप भोजन खा रहे हैं उसमें अगर पोषक तत्वों की कमी है तो आपको क्या हो जाएगा, कुपोषण। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, यानी आप काम करते हैं, ठीक है, अगर कहीं थोड़ा सा चोट लग जाता है तो उसमें क्या है, कई मांसपेशियां आपकी ऐसी होती हैं जो तुरंत मर जाती हैं। तो उस मांसपेशियों की मरम्मत के लिए, ठीक है, आप यानी उसी के आपके शरीर को टूट फूट के लिए कौन सी ऐसी विटामिन होती है जो आपके शरीर को ठीक करती है, तो ये आपका होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, आपके शरीर में जितने भी टूट फूट होते हैं इन सब की मरम्मत प्रोटीन करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है किस विटामिन से आपके शरीर का निर्माण होता है, तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन से आपके शरीर का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के आवश्यक अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन में लगभग 9 प्रकार के आवश्यक अम्ल पाए जाते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी 9 आवश्यक अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं अभी बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रोटीन में 9 प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। पहला है हिस्टिडीन एमिनो, दूसरा है आइसोल्यूसिन अमीनो अम्ल, ठीक है, एमिनो एसिड, तीसरा है ल्यूसिन, चौथा है लाइसिन, पांचवा है मेथियोनिन और छठा है फेनिल एलानिन और सातवां है थ्रेयोनिन, आठवां है आपका ट्रिप्टोफैन और नवा है वेलिन। ये सभी आवश्यक एमिनो एसिड हैं, ठीक है, प्रोटीन के, ये 9 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपको पूछा गया है, पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है, तो सोयाबीन को, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 11 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ काम करता है। तो देखिए मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी कार्य करता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, सी ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा विटामिन बी2 का क्या नाम है, तब क्या करेंगे, पूछेगा विटामिन बी3 का नाम क्या है, तब क्या करेंगे, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया है आपको पता ही नहीं होगा, तो चलिए आपको बता देते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सभी लोग। चलें देखें, विटामिन बी के कुछ रासायनिक नाम ये रहे, जैसे विटामिन बी का बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन या फिर एल्यूरिन बोलते हैं इसे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम पूछता है तो राइबोफ्लेविन,
विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछता है तो ध्यान रखेंगे नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। ठीक है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। आगे देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है भैया? पायरिडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड या फिर फोलासिन इसे बोलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामीन। ठीक है। यह एकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस धातु में पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे विटामिन B12 में। ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया, भोजन सीधे पेट में किस आंत द्वारा गुजरता है? तो जो भोजन होता है साथियों, यह छोटी आंत द्वारा गुजरता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सीधे छोटी आंत द्वारा गुजरता है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है आपका, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। तो देखिए संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले शारीरिक क्रियाशीलता है, हमारी एज है यानी आयु है, भोज्य पदार्थ की उपलब्धता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न नंबर 15 है, 1 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। तो 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वह 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने ऊपर क्या पढ़ाया आपको, 1 ग्राम प्रोटीन या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है बाबू। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत बहुत सॉरी इसके लिए। 1 ग्राम प्रोटीन या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो ध्यान रखेंगे 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, इसीलिए मैं कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, वसा पूछेगा तो 9 कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो 4 कैलोरी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखें, लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन में टाइलिन दिया था, अगर टाइलिन नहीं देता है तो लाइसोजाइम लिख करके देगा। तो दोनों आपको बता दिया मैंने। अब किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आप उत्तर एकदम खटाक से दे सकते हैं। ठीक है, चले, किसी भी तरह से मैं आपका एक भी उत्तर गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 17 है, कैल्शियम अवशोषण में सहायक होते हैं। तो जो कैल्शियम होता है, बताइए, जो कैल्शियम होता है विटामिन डी के अवशोषण में सहायक होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपको पूछा गया है, विकास का अर्थ है। ठीक है, विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? बताइए, संसाधनों तक पहुंच, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर औद्योगिक विकास। मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र औद्योगिक विकास नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं, उसे डेवलपमेंट यानी विकास कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपको पूछा गया है, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत आधारित है। तो यह संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की साथियों कुल टोटल आपके 4 अवस्थाएं होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं ये भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे। देखें, जीन पियाजे के मुताबिक संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। पहला है संवेदी मोटर अवस्था, दूसरा है पूर्व संचालन अवस्था, तीसरा है ठोस परिचालन अवस्था और चौथा है औपचारिक परिचालन अवस्था। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 23 है आपका, विकास होता है। तो जो विकास होता है यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 है आपका, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? तो बालकों में 3 से 4 वर्ष के जब वो हो जाते हैं बच्चे, तब उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ऋषिया जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, गर्भस्थ शिशु माँ से जुड़ा होता है, यानी जो
गर्भावस्था में शिशु होता है, बच्चा होता है, वह माँ के किससे जुड़ा होता है? अपरा के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा या फिर गर्भनाल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो जो गर्भस्थ यानी पेट में जो बच्चे होते हैं तो ये अपरा के द्वारा माँ से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलें अब सर जी ये अपरा क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखें, गर्भस्थ शिशु माँ से प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, समझ में आया? देखें, अपरा को ही प्लेसेंटा बोला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आपके जब भी एग्जाम होगा तो या तो प्लेसेंटा लिख करके देगा या तो अपरा हिंदी में लिख करके देगा, तो इसीलिए मैं दोनों आपको बता दिया। आप किसी भी तरीके से पूछेगा तब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, चले। अच्छा सर जी, ये प्लेसेंटा यानी अपरा क्या होता है? जब शिशु का नाभि जो होता है, ठीक है, नाभि में से इस तरह से माँ से वो जुड़ा हुआ होता है, तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो यहाँ से कट कर लिया जाता है। ठीक है, तो कट कर लिया जाता है, बाकी सब जो वेस्ट होता है उसे फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसी को प्लेसेंटा या फिर अपरा बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है। ठीक है, जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है। यह गर्भावस्था की परत से जुड़ा हुआ होता है और गर्भनाल के जरिए शिशु को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचता है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 26 है आपका, निषेचित अंडाणु कहलाता है नवजात शिशु या फिर एम्ब्रियो या फिर जायगोट या फिर फिट्स? बताइए। निषेचित अंडाणु जायगोट कहलाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ भी ट्विस्ट है इस प्रश्न में भी, क्योंकि इसको भी दो तरीके से पूछता है। कैसे? देखें, निषेचित अंडाणु को युग्मक यानी जायगोट कहते हैं। ठीक है, जायगोट जो है इंग्लिश भाषा है और जो युग्मनज है ये हिंदी भाषा है। तो दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में लिख करके देगा, तो आपको दोनों याद रखना जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, तो निषेचित अंडाणु को युग्मनज या फिर जायगोट कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। शुक्राणु पुरुष युग्मक और अंडाणु महिला युग्मक होता है। जब ये दोनों कोशिकाएं मिलती हैं तो एक संपूर्ण संख्या वाली कोशिका बनती है, जिसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है, चलें। आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसे शेयर जरूर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। चले, 27 नंबर प्रश्न आपका, सृजनात्मकता के मुख्य परीक्षण है, क्या है? तो चित्र पूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण और उत्पाद उन्नयन परीक्षण, ये सभी सृजनात्मकता के मुख्य परीक्षण हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है, गर्भावस्था होती है तो 280 दिनों की होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये आपका कोरिकुलर कोर्स में भी पूछता है, गर्भावस्था होती है 280 दिनों की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है आपका, दिवा स्वप्न की अवस्था है, दिवा स्वप्न की अवस्था है व्यय संधि अवस्था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, माता पिता के लिए समस्यात्मक अवस्था माना गया है, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? तो किशोरावस्था को माता पिता के लिए समस्यात्मक अवस्था माना जाता है, इसी में जो बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। बाकी आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि आप लोग भी अच्छे से रहें। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य हैं, क्या है? यानी जब आप किशोरावस्था में होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, 20 से 25 साल में, तो इसे किशोरावस्था बोला जाता है। ठीक है, तो किशोरावस्था में आपके क्या क्या विकास होते हैं? तो आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ते हैं आप सभी लोग। ठीक है, बहुत से बच्चे बच्चियाँ हैं जो खुद अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। प्रश्न नंबर 32 है, जाइगोट में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 50, 46, 42 या 80? आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसको भी प्रश्न दो तरीके से पूछता है। ठीक है, तो जाइगोट में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो संख्या में आपके 46 होते हैं, लेकिन जोड़े में अगर पूछेगा, ठीक है, जोड़े में तो 23 जोड़े होते हैं और संख्या में 46 होते हैं। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 33 है, प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है, तो निष्कासन की अवस्था कहलाती है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, मस्तकाधोमुखी विकास में विकास क्रम होता है तो सिर से पैर की ओर होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, जन्म के बाद प्रारंभ होने वाली अवस्था है। तो जन्म के बाद शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, फेफड़े से वायु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जब आपने सांस लिया, सांस अंदर गया, हवा अंदर गया, जब इस हवा को फेफड़े है, ठीक है, फेफड़े में हवा आपके भर गया, तो जब फेफड़े से हवा को जब बाहर निकालेंगे तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निश्वसन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपके डाउट क्लियर होंगे। फेफड़ों से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, ठीक है, फेफड़ों से हवा बाहर निकालने की प्रक्रिया को उच्छ्वसन या फिर निश्वसन कहते हैं। दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में ऑप्शन में देगा। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 है आपका, मनुष्य में क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं। देखिए, जोड़े में आपके 23 जोड़े होते हैं और संख्या में आपके 46 होते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया है, वंशानुक्रम के नियम दिए गए हैं। वंशानुक्रम के नियम मेंडल के द्वारा दिए गए हैं। जॉन मेंडल के द्वारा वंशानुक्रम के नियम दिए गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। नवजात शिशु के शरीर में कुल टोटल देखिए 300 हड्डियां पाई जाती हैं लगभग, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी 300 दिया नहीं है, तो 270 दिया है, तो हम 270 लगा देंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर सी है। ठीक है, जो मनुष्य होते हैं बड़े हो जाते हैं तो उनमें कुल टोटल 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो 270 हमारा सही है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, डुओडेनम भाग है, पेट का भाग है, छोटी आंत का भाग है, बड़ी आंत का भाग है, या फिर फायरिनेक्सन का भाग है। ठीक, सॉरी, फायरिनक्स का भाग है डिओडोनम। तो जो डिओडेनम है छोटी आंत का भाग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, गर्भावस्था के लक्षण हैं। गर्भावस्था के लक्षण होते हैं प्रातःकाल मिचलाना, उल्टी, सिर दर्द, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है आपका, गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। गर्भकालीन अवस्था 9 महीने के समय को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। शिशुओं में नाड़ी की गति होती है, यानी जो बच्चे होते हैं छोटे वाले, तो उनमें जो हार्ट बीट उनका जो दिल होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 120 से लेकर के 150 बार। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, ये सामान्यतः 100, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, प्रश्न नंबर 44 है, 44 नंबर, शिशु जन्म के कितने दिनों के बाद भूख का अनुभव करने लगता है। तो इसमें आपका दिया है 2-3 दिन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें, बाकी अगर सप्ताह देगा तो ध्यान रखिएंगे 5 से 7। ठीक है, 5 से 7 हफ्ता ये आपका रेशियो है। ठीक है, इतने के बीच में आपके बच्चे जो है एकदम भूख का अनुभव करने लगते हैं। हालांकि 2-3 दिन दिया है, तो 2-3 दिन आपका बेस्ट है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 45 है आपका, बचपनावस्था में दांत निकलते हैं अस्थाई होते हैं या फिर अस्थाई होते हैं। अस्थाई मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए, अस्थाई मतलब होता है परमानेंट, हमेशा के लिए। तो जब आप छोटे रहते हैं तो दांत आपकी अस्थाई होते हैं, कुछ दिन के लिए उगते हैं, जिसे दूध का दांत बोला जाता है। ठीक है, दूध के दांत जब आपके गिर जाते हैं तो आपके अस्थाई दांत उगते हैं, जो आपके मृत्यु तक आपके रहते हैं। ठीक है, बाकी सड़ जाए तो उसकी बात अलग है। तो बचपनावस्था में दांत आपके अस्थाई होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 है, किस अवस्था में बच्चों की खाने पीने, सोने, मलमूत्र त्याग करने आदि सभी क्रियाएं विकसित हो जाती हैं। तो ये आपका बाल्य अवस्था में विकसित हो जाती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 47 पूछा गया है, किसने अपने अध्ययनों में बताया कि शिशुओं में प्रमुख रूप से 3 संवेग पाए जाते हैं, क्रोध, भय और प्रेम। तो किस अवस्था में पाए जाते हैं भैया, किसके अध्ययनों में, ये किसने बताया था। तो इसको बताने वाले वाटसन महोदय थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 48 पूछा गया है, सामाजिक विकास से हमारा तात्पर्य उस योग्यता को अर्जित करना है जिसमें प्रजाति की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया जा सके। तो यह हरलाक महोदय ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 49 आपका है साथियों, जन्म के समय शिशु खामोशी की अवस्था में होता है, ठीक है। इसलिए इस अवस्था में संवेगों का कोई विशेष स्वरूप प्रकट नहीं करता, यह कथन है। तो यह स्पिट्स का कथन है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया है, विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इस क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति के प्रसन्नता होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है, यह कथन है। यह जो कथन है हाइविंग हर्स्ट महोदय का है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है, विकासात्मक कार्यों में महत्व है, किसका महत्व है। विकास के अध्ययन में सहायक का महत्व है, आगामी विकास में सहायक का महत्व है, माता पिता के निर्देश में सहायक का महत्व है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर आपका 52 है, 52 नंबर, विकासात्मक कार्यों में बाधाएं हैं। विकासात्मक कार्यों में क्या बाधाएं हैं। शारीरिक दोष है, बिल्कुल। विकासात्मक कार्य उपयुक्त अवसर पर प्राप्त न होना, ये भी राइट है। उपयुक्त शिक्षण व अभिप्रेरणा का अभाव, ये भी आपका राइट है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, विकासात्मक कार्यों में बाधा डालती हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 53 है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट गेट्स ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 54 पूछा गया है, अनुभवों के परिणाम स्वरूप हमारे मौलिक व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट काल्विन ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है, अधिगम व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। यह कथन चार्ल्स स्किनर का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया, किस अवधि में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। तो जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, जो शरीर की जो अवधि होती है, ये शारीरिक विकास की गति तेज़ी से होता है। जब बच्चे जन्म से लेकर के 2 साल तक के होते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया है, नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है सेकंड मॉडल पेपर में, तो आप लोग सेकंड मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी मॉडल पेपर मैंने बताए हैं सभी को देख करके आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे। प्रश्न नंबर 58 है, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है। देखिए, जो भोजन है मानव शरीर को पोषण पहुँचाता है, पोषण देता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि ऑक्सीजन, प्रकाश और जल भी आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पोषण की बात कर रहा है जब, तो भोजन होगा, ठीक है। पोषण माने आपके शरीर का निर्माण अच्छी तरीके से, ठीक है, हर चीज़, विटामिन्स, खनिज लवण, इन सभी की बात कर रहा है, ठीक है, तो भोजन होगा। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। तो देखिए, नमक से आपको सोडियम अच्छे से मिलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो विटामिन हमें खाने से हमारे आँखों की रोशनी बनी रहती है अच्छे से। तो गाजर खाने से, ठीक है। सर जी गाजर क्यों, क्योंकि देखिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पपीते में पाया जाता है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है, विटामिन ए से आपकी नेत्र ज्योति ठीक रहती है। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है, वसा की कमी से होता है, यानी जो फैट्स होते हैं इसकी कमी से क्या होता है। तो इसकी कमी से फ्राइनोडर्मा हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप 3 साल हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें साथियों। इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं इस अगली क्लास में। मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।